अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे एक अहम गिरफ्तारी की, जिसका मतलब ये है कि अब पैगाम दिया जा रहा है इदारों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। आई होप वो पैगाम इमरान खान तक पहुंच जाए कि अब जो इमरान खान की सियासत है वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो बयानात जो दे रहे हैं या उनका जो भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हमने माजी में देखा है कि इमरान खान सख्त से सख्त लहजा इख्तियार करें, सख्त से सख्त अल्फाज बोलें तो उनको एक रिलीफ हमने किसी ना किसी सूरत में मिलता दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से फवाद चौधरी को, उनके भाई को ड्रैग करके गाड़ी में बिठाया गया, ये बहुत कुछ ट्रांसलेट करता है। मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ट्विटर हैंडल से ये बात लिखी गई कि फवाद चौधरी पे उन्होंने सार्कास्टिकली ऐसा कहा या तंजन कहा कि दहशतगर्द जहनीत का पहला निशाना बच्चे ही होते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो बयान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की वजह बना, उसमें फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके ख़ानदानों को धमकी देते हुए सुनाई देते हैं कि दे हैव टू पे फॉर इट, उनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन शायद उन्होंने बच्चों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो इसकी तशरीह PMLN अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से करी है, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल नहीं था और इससे मज़ीद क्योस की तरफ ही सिचुएशन जाएगी। इसमें वो दहशतगर्द भी कह रहे हैं फवाद चौधरी को, ये भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का निशाना बच्चे ही होते हैं, दहशतगर्द जहनीत का निशाना बच्चे ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी सियासत में ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, किसी भी सूरत में ये बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। 2018 की फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी को सज़ा इसलिए भी ज़रूरी थी कि निहाल हाशमी ने किसी एक शख्स को निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरे निज़ाम को धमकी दी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन बाकी 7 लोगों को भी जल्द तौहीन अदालत की सज़ा देगा। और वो बहुत खुश हो रहे थे कि जो इकदाम किया गया निहाल हाशमी के खिलाफ। इसी तरह की ट्वीट इमरान खान ने भी जब PMLN के अफराद की गिरफ्तारी हुई तो की। लेकिन ये सियासी कल्चर जब एक के बाद दूसरी बारी आएगी तो क्या हम इस पर खुश होना चाहिए या उसकी कानूनी हैसियत क्या, उस पर भी समझना चाहिए। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो वाज़े तौर पे ये क्लियर करना चाह रही थी कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, लेकिन आई थिंक इट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल फॉर एनी ऑफ अस कि हम इसमें कोई सियासी रंग तलाश ना करें। ऑल्दो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि इसमें मुद्दई इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं, हम नहीं हैं, कोई सियासी जमात नहीं है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी लीगल पॉइंट्स दे नीड टू बी पॉन्डर ऑन। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी की वजह बयान था वो था क्या। आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे दें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खलवाड़ कर रहे हैं उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ नहीं करेंगे। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। जी, आपने सुना जो फवाद चौधरी साहब ने बोला और उन्होंने कहा कि इनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको ख़बरदार करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादती का सिलसिला ना ख़त्म हुआ तो ये ज़्यादती के सिलसिले का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब ये जो बयान है, क्या इसमें फवाद चौधरी के पास ये स्पेस थी कि उनको इस तरह से गिरफ्तार ना किया जाता या कोई और मरहला पहले होता? इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में एक चीज़ के इतने सारे कॉन्टेक्स्ट पेश किए जाते हैं कि ये आज़ादी इजहार राय पे हमला है, ये सियासी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एग्जैक्टली ये क्या था और इसका रिएक्शन ठीक था या नहीं, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। शोएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून। शाखावर साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शाखावर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, प्रोग्राम से पहले भी आपने कहा कि इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आंसर है, तो सर इसकी वजाहत कीजिएगा प्लीज़। देखिए जी, बात यह है कि फवाद चौधरी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कॉलीग भी हैं, हमारे प्रोफेशन से भी ताल्लुक है
और मैं समझता हूँ कि देखें, तनकीद करना किसी के ऊपर कोई बुरी बात नहीं है। आप तनकीद करें, जायज तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जब आप एक लिमिट क्रॉस कर लें तो फिर, और वो भी फिर ऐसा एक हजरत जो कि खुद लीगल प्रोफेशन से हैं, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपको आइन और कानून का भी पता है, तो वहाँ पे फिर मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी जरा ज्यादा आ जाती है। जैसे कि इमरान खान साहब ने जब वो एक जलसे में आईजी को और डीआईजी को और एक जज साहिबा को जो है वो इस तरीके से ललकारा था, तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। लेकिन देखें, जब लीडर्स ऐसी बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसके फॉलोअर्स लेते हैं, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी जो है इस तरीके से जैसे की है नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर उनके खिलाफ एक FIR हो गई है तो उसका एक लॉ का पूरा कोर्स है। एक इंसान को अपना जो है पता होना चाहिए कि पहले कि मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज है, और उसका एक राइट होता है कि वो अपनी प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर दे कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में। तो बेल तो उनकी अभी भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इतने बड़े एलिगेशंस नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का जो मुजाहरा है वो हर एक को करना चाहिए, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सिटीजन हो। जी शोएब शाहीन साहब, आपकी इस पे क्या राय है? क्या इलेक्शन, क्या ये सिर्फ कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता था या कोई और तरीका कार इख्तियार किया जा सकता था फवाद चौधरी को ये साज़ें लाने के लिए कि गलत किया उन्होंने? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, कोई भी आईनी ओहदा रखने वाला शख्स हो, उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है। ये फंडामेंटल राइट है किसी भी शहरी का, पॉलिटिकल वर्कर का, किसी भी सहाफ़ी का, किसी भी शख्स का। आर्टिकल 19 उसको इजाज़त देता है। ठीक है, कोई अगर लॉ है ऐसा कि जिसकी वायलेशन हो रही है तो उसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी लॉ की वायलेशन एज सच कंटेंट्स ऑफ दी FIR से नहीं नज़र आती। अगर उसने किस अंदाज में क्या गुफ्तगू की है उसके ऊपर आपने सेडिशन का पर्चा भी डाल दिया, उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी डाल दिया। देखें, उसने किसी जगह नहीं कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा और कत्ल कर दूंगा, और कत्ल करने की धमकी नहीं है। तो फिर जब कत्ल वाला नहीं है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होगी? सर, ये उन्होंने कहा है कि इनके, क्योंकि मेरे पास उसका स्क्रिप्ट है, उन्होंने कहा है कि इनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको खबरदार करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादती का सिलसिला नहीं होगा तो इनको दे हैव टू पे फॉर इट। तो इसमें कत्ल का खुदा न खास्ता मेरा ख्याल है वर्ड नहीं है। जब कत्ल का नहीं है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो उसको थ्रेट किस बात की कर रहे हैं? देखें, थ्रेट तो ये है ना कि उनको आप मुकदमा कर सकते हैं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनका सोशल बाइकआउट कर सकते हैं। ये कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है। आप देखें, आप क्रिमिनल मैटर में जब आप लाते हो तो क्रिमिनलिटी तो एस्टेब्लिश करें। अब ये तो नहीं है ना कि क्रिमिनलिटी एस्टेब्लिश किए बगैर, लेकिन थ्रेटनिंग तो एस्टेब्लिश हो चुकी है ना, उसको किस तरह से कानून डील करता है ये बताइए। किस चीज की थ्रेट होगी? मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा इन अकॉर्डिंग विद लॉ, क्या ये थ्रेट है? इट इज नॉट ए थ्रेट। लेकिन अगर वो मेरी फैमिली पे आएगा तो मुझे थ्रेट ही लगेगा ना। देखिए, फैमिली का मतलब उनका जो था, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस अंदाज में कि भाई आपका सोशल बाइकआउट कर दूंगा, क्या है वो पूरा खानदान भुगतेगा। जैसे लोग कहते हैं कि जी चोर का पूरा खानदान भुगतेगा, उसका क्या मकसद है? तो बात ये थी कि एक बात करने का एक अंदाज है। सेडिशन कहाँ से आ गई है? इसमें सेडिशन का पर्चा कर दिया है। देखें, बात यह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पहले एतराज है कि इट हैज बिकम ए पार्टी विद द PDM, और पार्टी बनने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जरिए आपने सेडिशन का पर्चा कर दिया। ये तो पूरा ये एक पार्टी बन गए हैं PDM की। अब इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, इनको एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल होना चाहिए, इमाम बोर्ड होना चाहिए, इनको अपनी इंटेग्रिटी का खुद ख्याल होना चाहिए। आपकी जात के ऊपर कोई एतराज करता है तो यू आर ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, आपके ऊपर क्रिटिसाइज होगा। मैं आज पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मेरे खिलाफ मैं कोई काम कर रहा हूँ तो तनकीद भी होगी, तारीफ भी होगी। अच्छा काम करेंगे, तारीफ होगी। अगर आपके ऊपर किसी का एतराज होगा, अब मैं ये आपका पॉइंट, इस पे मुझे शाह खावर साहब को इसमें इन्वॉल्व करती हूँ। शाह साहब, एक ऑपोजिट ओपिनियन आई है आपको, क्या ऐसा ही है? अगर फॉर एग्जांपल हम मान लें फॉर द टाइमिंग के पार्टी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसके बावजूद क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स
पे इलेक्शन कमीशन का राइट बनता है फॉर द टाइमिंग, इफ वी जस्ट इमेजिन इट। तो पार्टी भी है तो क्या फिर भी ये करना सही है? देखिए, शोएब शाहीन भी मेरे भाई हैं, मेरे कॉलीग हैं, हमारे लीडर भी हैं, ये हमारी बार के प्रेसिडेंट हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे एक चीज पे इख्तलाफ करूंगा। देखिए बात ये है कि एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, देखिए मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, ये अगर कोई एक ले मैन करे ना ऐसी बात कि जी उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं है, इसको इसका क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन देखिए फवाद चौधरी हमारा भाई है, इज अ लॉयर, उनको लॉ की उसको पता है। हम अदालतों के साथ भी कई दफा हम उनकी चीजों पे एतराज कर देते हैं, लेकिन विद इन पैरामीटर्स करते हैं। हाँ, जहां तक कि सेडिशन का जो ताल्लुक है कि वो उसका एलिगेशन उसमें बनता है या नहीं बनता, वो भले लगा लें, तो ये तो फिर अदालतों ने जुडिशियल रिव्यू करना होता है। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर भी इंसदाद दहशतगर्दी की दफा लगी हुई थी, हाई कोर्ट ने उसको हजफ कर दिया। तो ये कोई ऐसी इशू नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर रहा हूं, हमने मार्शल लॉ के अगेंस्ट स्ट्रगल की हुई है। आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, अपोजिशन में होते हैं, हमारा कोई यहाँ पे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाला वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे फिर विक्टिमाइजेशन भी होती हैं स्टेट की तरफ से, गिरफ्तारियां भी होती हैं। इनको इतना ज्यादा मतलब हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए। लोग पॉलिटिकल लोग गिरफ्तार भी होते हैं, उसको सामना करें। और अगर आप है अगर कोई ऐसी सूरत हाल इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपने जो 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 अल्फाज हैं उसके चुनाव में तो कम से कम थोड़ा सा वो करें, एहतियात करें। तो मैं तो ये मेरे लिए अफसोसनाक है ये कि हमारा एक कॉलीग जो है वो बिहाइंड द बार्स है और वो फिर फिगर्स ऑफ ट्रायल्स में जाएगा, उसको अरेस्ट हुई है। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अल्फाज के चुनाव हैं और उसका जो हमें जो है वो जो खातर मलहूज रखनी चाहिए, इस तरह की ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल लोगों को। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर शोएब शाहीन साहब का भी इसमें जवाब। प्रोग्राम में खुशामदीद शोएब शाहीन साहब और शाखावर साहब। आपके सामने एक और नुक्ता मुझे रखना है। शीरी मजारी साहबा ने कहा है कि सदर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको इस ज्यादती को रोकना चाहिए। सदर क्या कर सकता है अगर वो कुछ करना चाहे और एक एग्रेसिव मोड में आ जाए, तो वो क्या कर सकते हैं शोएब शाहीन साहब? सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर भी हैं हमारे फौज के वो, लेकिन वो अपने फॉर्म में आना भी चाहें तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, क्योंकि एग्जेक्टिव पावर्स एज सच उनके पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि शीरी मजारी का केस आपके सामने है। जब इधर से पंजाब पुलिस उस वक्त उठा के लेके जा रही थी, अतर मिनल्ला साहब ने उस वक्त उनको वापस बुला लिया था, क्योंकि जिस अंदाज और जिस स्टाइल में उनको गिरफ्तार किया गया रात की तारीकी में, और जिस तरह उनको सबसे बड़ा दहशतगर्द समझ के और उनके घर में घुस गए और बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी तरीक़ाकार के मुताबिक, ना उनको टाइम दिया, ना उन्होंने उसको कुछ समन नोटिस भेजा कि जी आप आए हमारे पास पेश हूँ, ना उनको बेल कराने का कोई टाइम दिया। जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई और जिस तरह उनको रखा गया, और कोर्ट सुबह से कह रही है कि उसको प्रोड्यूस करो, लाहौर से उठा करके उसको लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और रास्ते में फरूख हबीब उसकी गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश करता है और उसके साथ मिस हैंडलिंग करती है पुलिस। तो ये सारा लेकिन फरूख हबीब साहब को ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस तो सिर्फ वो करी थी जो उसके ऑर्डर थे, तो पुलिस से आप इससे लड़ाई तो नहीं कर सकते सड़क पे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उसको पेश करो बिफोर द कोर्ट, उसके बाद जिस अंदाज में उसको लेके जा रहे हैं और जिस तरह वो पेश नहीं कर रहे, दोनों आईजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और कोर्ट जिस तरह उनको डायरेक्शन दे रही है और कोर्ट जिस तरह बरहम हुई है, तो ये सारी बातें समझ आती हैं कि ये बदनीयती के अलावा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम वायलेट करना शुरू कर दें और लोगों के घरों में घुस जाएं, लोगों की डिग्निटी को, अगर अच्छा खुदा न खास्ता उसने गलत किया, सही किया, पर्चा काट दिया, कानून का मुताबिक चले ना। आपने FIR काट दी, उसको नोटिस कर दे जी आए पेश हो, और उसको वो वहाँ से राहदारी जमानत ले, यहाँ पेश हो, यहाँ आके उसको राइट ऑफ होना चाहिए हियरिंग, वो आके अदालत में अपने आप को पेश करे। लेकिन जो माजी में जिस तरह वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुई हैं, अरशद शरीफ को 16 FIR काट के मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया, बिलाखिर वो मर्डर हो गए। और इसी तरह आपने शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, नंगा करके उसको मारा गया, आजम सवाती के साथ हुई, उसको नंगा करके मारा गया, उसकी वीडियो बनाएंगी। तो कोई तो तरीक़ाकार हो। 47 FIR सिर्फ सिंध में कट गई उसके खिलाफ, एक ही वाक़े पे
सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक वाक़े पे एक FIR हो तो दूसरी FIR नहीं कर सकती। और ये कर क्या रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ये बढ़ा रहे हैं जानबूझ के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई डिडंट नो दिस। कि एक FIR के ऊपर मजीद FIR नहीं कर सकती। तो फिर ये शाह खबर साहब, ये हो कैसे रहा है? ये क्यों होता है फिर? और ये फिर वो प्रोसीजर में क्यों चला जाता है? देखिए, बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको हम कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं कह सकते। देखिए, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं वो अपने अपोनेंट्स को दबाते हैं, स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा करते हैं, अपनी पावर्स को एब्यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल गोल्स गोल करने के लिए। तो ये पहले भी होता रहा है, ये अभी भी हुआ है, ये अफसोसनाक है। हमें इसके लिए जो है एक बड़ा एक माइंडसेट जो है उसको एक क्रिएट करना पड़ेगा, टॉलरेंस का, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का और तनकीद करने का भी। ठीक है, ये हमारा ठीक है। शाह साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर मुझे आगे बढ़ना है। मुझे ये बताइएगा कि सदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? पहले तो शोएब शाहीन साहब मुस्कुराए थे, फिर उन्होंने जवाब दिया था। सदर, देखिए जी, इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सदर तो चूंकि वो है हमारे जो स्टेट है और कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सरबराह हैं, तो उनका तो खैर एक बड़ा इम्पार्शल सा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके रोल जो है वो फिर बनते हैं। अगर कोई किसी को सजा हो जाए तो वो उसके पास आर्टिकल 45 के तहत इख्तियार है कि वो उसमें कमी कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। वो तो एक बात की स्टेज है। लेकिन हाँ, सदर मुमलिकत का एक रोल जरूर बनता है कि क्योंकि वो ऑफिस एक नॉन पॉलिटिकल ऑफिस है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को अपने उस पर बुला सकते हैं, उनको जो है एक तलकीन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़े हैं, उनका ओहदा जो है वो बहुत बड़ा है मुमलिकत के लिहाज से। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस। एक ऐसा बयान नहीं है जिसको फॉर ग्रांटेड लिया जा सके, क्योंकि इसमें वो बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी PTI के लोग इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज करते रहे, क्योंकि वो निगरान वज़ीर आला की तैनाती से खुश नहीं है। लेकिन क्या इस तरह के बयानात देने की गुंजाइश अगर नहीं है, तो क्या यही तरीका था जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को उठाया गया? जी हसन खावर साहब, आप मुझे बताइएगा। वो तो कह रहे हैं कि मैंने बगावत की है और मैं नेल्सन मंडेला हूँ, लेकिन मंडेला तो किसी के ख़ानदान को कभी धमकी नहीं देते थे। देखिए, बात यह है कि अगर तो हमने एक बयानिया बनाना है और किसी शख्स की एक बात को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करके हमें एक एक्सक्यूज चाहिए ताकि PTI के लीडरान के खिलाफ जो है पर्चे बनाए जाएं, तो फिर तो ये जो हुकूमत है उसकी मर्जी है। लेकिन इससे पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब के बयान का एक्सप्लेन करूं, आप मुझे बताएं कि उनका जो भाई है फराज चौधरी, क्या उसने भी बगावत की है? क्या जो बाकी लोगों के खिलाफ अब डराया धमकाया जा रहा है, क्या उन्होंने भी बगावत की है? तो फवाद चौधरी साहब ने यह कहा था कि आप सियासी मुखालफत में भी एक हद तक जाते हैं। आपको पता है कि पिछले 8-9 महीने में हमारे जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ, किस हद तक उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। तो इस बात बेसिकली ये है कि आप किसी के एक हद से ज्यादा सियासी मुखालफत में नहीं जाते, लेकिन उस बात को बहाना बनाकर अगर एक पूरी मॉकरी ऑफ जस्टिस बनानी है, तो मेरे ख्याल में आज तो हमारा ख्याल था कि खान साहब अगर इलेक्शन में आए तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत तुली हुई है कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन हो तो खान साहब को 99% वोट मिले, और वो चाहते हैं कि उनका जो रहा साहब वो वोट बैंक है, अगर कोई बच गया तो वो खत्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि असल में तो प्रोग्राम इस बात पे करना चाहिए कि ये क्या अंधेर नगरी है कि लाहौर हाईकोर्ट जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करती है और वो कहती है कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए, और जो पुलिस है पंजाब की वो उनको उठा के इस्लामाबाद ले जाती है। क्या ये जो आज ओपन डे लाइट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, क्या हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसी की बात करनी चाहिए, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं हसन खावर साहब, और ये आपके दौर में इनकी मिसालें ज्यादा मिलती हैं। अगर मेरी बात सुने, अगर उनके बयान के ऊपर कोई ऐसी चीज थी, इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसकी जो नाजुक इज्जत है, उसकी आबरू वो कम हुई है और कानून के तहत पर्चा बनता है, वो 100 दफा पर्चा करा दें। हम ये नहीं कहते आप कानून पे अमल दरामद ना करें, लेकिन क्या उनकी बयान में ऐसी कोई बात थी या नहीं थी, ये बात तो अदालत ने फैसला करना है। लेकिन ये कोई तरीका है कि आप सुबह जो है एक शख्स को उसके घर से उठाएं, आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाएं, जैसे वो कोई दहशतगर्द है, वो आपके मुल्क का। जी हसन खावर साहब, आप मेरे साथ ही रुकिएगा प्लीज, मेरे साथ ही रहिएगा, बहुत अहम नुकता है। राना एहसान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपके और पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये लिखा हुआ था कि दहशतगर्द ज़हनियत का पहला निशाना बच्चे ही होते हैं, और फवाद चौधरी के बारे में लिखा आपने।
आपको नहीं लगता कि एक बहुत इंतहाई बयान था, एक एक्सट्रीम बयान था जो आपने दिया है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुद्दई इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी है और FIR भी उन्होंने करवाई है, और दूसरी तरफ आप उनको दहशतगर्द जहनियत भी करार दे रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं कि सही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि सियासतदानों को जो है वो दहशत गर्दों के साथ इक्वेट करना चाहिए। मैंने ये बयान नहीं पढ़ा, तो अगर कोई ऐसा किया गया है तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी, एग्जैक्टली। मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, मैंने सुन दहशतगर्द जहनियत का पहला लिया, निशाना बच्चे ही होते हैं, ये फवाद चौधरी के बारे में कहा। जी मैंने सुन लिया और उस पर मैंने तबसरा भी कर दिया, लेकिन अब मैं इस इंसिडेंट के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने बड़ा नॉर्मल कर लिया, ये नॉर्मल बन गया है कि आप एक दूसरे की इज्जतें उछालें, मीडिया पे उछालें, एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं, और वो कोई किसी को कोई असर नहीं पड़ता इस चीज से। इसको नॉर्मली डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। ये छोटी बात नहीं है कि आप एक अदारे को धमकी दें कि हम आपके बच्चों को भी देख लेंगे और उनको भी हम लेसन सिखा देंगे अगर आपने हमें लेसन सिखाया। तो कहने का मतलब, अगर तो इस मुल्क में कोई लाइन नहीं है, अगर ये चीजें हमने नॉर्मल ही समझना है, तो फिर तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने एक बात की, ना मीडिया ने उस वक्त पिक की, ना किसी ने हाईलाइट किया, बहुत सारी धमकियां लगती हैं, ये भी धमकी लगा दी। लेकिन अगर कोई यहाँ अदारों की इज्जत है और अदारों ने अपना स्टैंड लेना है, तो फिर हमें ये जो एक कीचड़ उछालने की सियासत है उसको रोकना पड़ेगा। और इस केस में, स्पेसिफिक केस में, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ना ये जो FIR कटी, इसका जो मुद्दई है वो ECP है, और ECP के बकौल के फवाद चौधरी ने वायलेंस जो है अदारों के अगेंस्ट, वो इश्तियाल फैलाया कि उनके अदारों के खिलाफ वायलेंस किया जाए या उनकी फैमिलीज के खिलाफ किया जाए। तो अगर ये हम समझते हैं ये नॉर्मल चीज है, तो फिर तो इस पे बात करने का फायदा नहीं है कि आप किसी को धमकी दें या उसके खानदान वालों को धमकी दें सियासी बुनियादों पे कि आपको लगता है वो अदारा न्यूट्रल है या नहीं है, वो अलग। लेकिन जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उनके भाई की जो वीडियो है, वो ठीक लग रहा है आपको? मुनासिब तरीका लग रहा है? नहीं, तरीकाकार, गिरफ्तारी का जो तरीकाकार है ना, आप दुनिया में निकाल के देख लें कि यहाँ ये भी बड़ा नॉर्मल है कि आप पुलिस वाले को धक्का दें, आप पुलिस वाले को कहें कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पुलिस वाली की गाड़ी को रोकें, पुलिस वालों की अगर गाड़ी वो उनको लेके जा रही है तो यहाँ साबका वजीर उनको फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके कह रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। ये चीजें आप मुझे अमेरिका में दिखा दें, यूरोप में दिखा दें, कोई पुलिस के आगे डंडा नहीं उठाता, कोई पुलिस के आगे जो है एक FIR कटी, उनको इसको रेजिस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप रेजिस्ट करेंगे, जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो पुलिस का जो अहलकार है उसको कोई वहां पढ़ा के नहीं भेजता कि अगर ये आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आप रिएक्शन करें। वो उन्होंने रिएक्ट करना है, उन्होंने रोकना है। यहाँ बड़ा नॉर्मल है, यहाँ किसी का कोई चलान कर ले तो उसने कहना होता है कि मैं उसका जो हूं वो बेटा हूं या मेरी ये रेफरेंस है। यहाँ देखें, मैं ये अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई FIR हो जाती है तो मेरा कोई काम नहीं है या मेरे खानदान वालों का कोई काम नहीं है कि वो रेजिस्ट करना शुरू कर दें। जो रेजिस्टेंस का तरीका है वो कोर्ट है, कोर्ट में है, वकील है, वो तरीका है। तो हसन राना एहसान साहब, तो फिर आपको नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट के साथ स्टेट को सपोर्टिव रवैया अख्तियार करना चाहिए अगर उन्होंने कहा है कि उन्हें देखिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। FIR कटी जो है वो कोसार इस्लामाबाद में कटी, उनको वहां इस्लामाबाद पेश किया जा रहा है। अगर दरमियान में लाहौर हाई कोर्ट जाग गया है और उसको जो है ये फिक्र हो रही है कि पता नहीं ECP की जो FIR है वो जाली है या यहाँ लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, ये नॉर्मल है, और उसमें वो महसूस करता है कि मुझे इंटरवीन करने की कोशिश है, तो ठीक है। जब वो उन्होंने कह दिया अगर आज नहीं पेश कर सके तो कल पेश हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज आपको बतूल बताना चाहता हूं कि यहाँ हमारे दौर में हमने वो काले कानून, जो नैब के काले कानून थे जिसके जरिए इंक्वायरी के अंदर ही 8-8 महीने लोगों को जेलों में डाला गया, वो नहीं हो रहा है इस दौर में। ये एक इंडिपेंडेंट अदारे ने FIR कटवाई है और पुलिस ने उस FIR को इम्प्लीमेंट कराया। लेकिन राना एहसान साहब वो कहते हैं कि मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का और मैं ex-MNA हूँ और मेरे साथ इस तरह से सलूक किया गया। नहीं, मुझे पता है, अगर मैं किसी के खानदान को धमकी देता हूं, मैं वजीर भी हूं, तो मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी दौर पे ये भी आप कह सकती हैं कि हमारे दौर में हमारे भी किसी कारकुन ने या किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसी धमकियां या किसी ऑपोजिशन के वक्त दी हो, तो वो ठीक नहीं है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो यहां देखें, मसला ये है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी किस्म की,
कोर्ट हमारा जो है वो फेल हो चुके हैं, तो आप इधर टीवी पे आके किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं। ठीक है राना एहसान साहब, आप कहेंगे मेरे साथ रुकिएगा। हसन खावर साहब, आप सपोर्ट करते हैं फवाद चौधरी? मैं ज़ाती तौर पर खुद सियासी गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ, अगर एलिजिडली सियासी है भी तो भी मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है, किसी के खानदान को आप टारगेट कैसे कर सकते हैं? खानदानों का सरकारी नौकरियों से क्या लेना देना? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहसीत चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का उससे क्या ताल्लुक है? उसका नाम ही क्यों लिया? तो मैं तो फिर आपसे कहता हूँ, फिर अदालत जाने की क्या जरूरत थी? आपके टीवी चैनल पे फोन करके आपसे फैसला सुनवा लेते। मैंने तो आपसे कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इससे वो किसी भी तरह वो मुतासिर हो रहे हैं या वो किसी कानून की जद में आते हैं, वो 100 दफा पर्चा करवाए, वो 100 दफा तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस दें, या जो भी कानून के तहत वो करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पुलिस जो है, क्या वो वफाक की मातहत नहीं है? इस्लामाबाद पुलिस, जब उन्होंने अरेस्ट किया है सुबह सुबह घर से, उसके बाद आंखों पर पट्टी बांध के ले जाके गए हैं, ये क्या तरीका था? ये तो आप उनके साथ करते हैं जो आपके कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हो। उसके बाद जब लाहौर हाईकोर्ट आपको कह रही है कि आप इनको इधर प्रोड्यूस करें, आप लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा के आप उनको ले गए हैं इस्लामाबाद। आपके क्या ख्याल में कि पुलिस किसके नीचे है? कि इलेक्शन कमीशन के नीचे है कि हुकूमत के नीचे है? और उसके बाद जो पार्टी हसन खावर साहब, जब आपके दौर में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ इसी तरह का सुलूक होता था, सर एक सवाल, जब आपके दौर में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ इसी तरह का सुलूक होता था, तो अगर आप कुछ इक़दार सेट कर देते तो शायद आपके साथ भी लोग खड़े होते। कुछ नहीं, इनको इक़दार नहीं सेट हो पाई ना। मेरी बात सुन ले। पहली बात यह है कि अगर कोई ऐसा सलूक नहीं हुआ, और अगर हुआ था तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। देखिए, सियासत को आप सियासत रखें। आपने तो इस मुल्क को, हर शहरी को आप चाहते हैं इनकलाबी बन जाए वो। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से इनकलाब लाना है तो फिर बेशक और जेलें भरें, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो तो सबके सामने है, और मजीद भी होगा। और मुल्क आज देख लें कि किस जगह पहुंचा हुआ है। अगर हमारे ख्याल में ये सियासत है, ये तर्ज जमहूरियत है, इससे हमारे लोगों में खौफ आ जाएगा और वो घर बैठ जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ 22 करोड़ लोगों के मुल्क ऐसे चला नहीं करते। जरा दुनिया की तारीख जो है ना, जो फैसला साज है, उनको पढ़ लेनी चाहिए। राना एहसान साहब, तो क्या अभी इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये मैं फिर रिपीट करूंगा, इनकी जो गिरफ्तारी है हुकूमत ने नहीं की, एफआईआर ईसीपी ने काटी और पुलिस ने जो है उस एफआईआर की कार्रवाई को मुकम्मल किया। तो ना ये सियासी गिरफ्तारी है, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, ना मुद्दई इसकी हुकूमत है, ना ये केस जो है हुकूमत ने बनाया है। ये एक इंडिपेंडेंट अदारे ईसीपी ने एफआईआर कटवाई है, और वो इसलिए कटवाई है कि उनको कल उनके खानदान वालों को भी धमकियां दी गई, उनको भी धमकियां दी गई। और ये सिर्फ कल का इंसिडेंट नहीं है, एक तसलसल के साथ एक अदारे पे हमला किया जाता है और फिर उसको जो है फिर उनके खानदान तक भी पहुंच जाते हैं। तो यानी कि अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ठीक है, मैं भी इसको कंडेम करता हूं जी। यहां आप गालियां भी दें, आप खानदान वालों को धमकियां भी दें, आप इंडिपेंडेंट अदारों की बेइज्जती भी करें, उन पे कीचड़ भी उछालें, और कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई यहां किसी माई का लाल जो है, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि अदारों की आप तस्दील करें। और फिर क्यों एक अदारा, क्यों फिर हर अदारे पे तनकीद करें, हर अदारे को गाली दें, उनके खानदान वालों को धमकियां दें, फिर ये नॉर्मल है? फिर इसको ये तो फिर अगर ये हम पाकिस्तान चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। बहुत गलत हुआ है, फवाद चौधरी के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, अगर ये गलत है, अगर हमने यहां कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखनी है, लोगों के खानदान जिनका कोई तल्लक नहीं है कि अगर कोई ऑफिसर ड्यूटी दे रहा है, वो अगर कोई गलत फैसला भी कर लेता है तो उसके खानदान का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हमने जो है ये इन चीजों का कोई रखना है, कोई पहराव इस सोसाइटी के अंदर हमने कोई नॉर्मल कोई चीज करनी है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहीं से तो स्टार्ट होगी ना जी। फिर तो कहीं और हमारे पे भी हो। अगर हमारे ठीक है, राना एहसान साहब आप मेरे साथ रुकिएगा। अब हसन खावर साहब, शीरी मजारी साहबा ने कहा है कि सदर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, चाहे उनके पास यही ताकत है कि वो कुछ कागज़ पे लिख के आगे भेजे, लेकिन उनको रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपका सदर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आरिफ अलवी आपके लिए? देखिए, मुझे तो कानूनी तौर पे नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त एक तारीख कौन मोड़ के ऊपर खड़ा है। इसमें हर शख्स को, हर इदारे को, हर शहरी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि फैसला इस बात का होना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अवाम बसती है, क्या फैसला साजी में उसका कोई किरदार होगा, या अशराफिया इस मुल्क की अवाम की किस्मत का फैसला करेंगे। ये है वो फैसला कुन मोड़।
अगर इस फैसला को मोड़ के ऊपर सदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए और बाकी इदारों को भी करना चाहिए। क्या आप 58(2) चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं जी? 58(2) के जैसा तो कुछ नहीं है, फिर आप क्या चाह रहे हैं? इस पे मैं भी कमेंट करना चाहूंगा। नहीं, क्या नहीं, मैं समझा नहीं, थोड़ा सा दोबारा पूछिएगा सवाल। 58(2) जैसा तो कुछ नहीं है अभी कानून में, तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए कमाल, हम बात जमहूरियत की कर रहे हैं, आप बात कर रही हैं उस काले कानून की जो जमहूरियत के नाम पे छपा था। सदर साहब, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो असम्बलियां 58(2) को जिंदा करके असेंबली तोड़ दें। हम तो बात जमहूरियत की कर रहे हैं, हम बात इलेक्शन की कर रहे हैं, हम बात अवाम की कर रहे हैं। आप 58(2) मैं तो आपसे खुद बार बार कह रही हूँ कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ड्रैग नहीं करना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। मैं तो खुद आपको सपोर्ट कर रही हूँ इसमें, लेकिन उनके बयान को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसी के खानदान को धमकी नहीं दे सकते आप क्या चाह रहे हैं कि आप आपके सदर इस बात को सपोर्ट करें, जो हम सबके सदर हैं, कि फवाद चौधरी वो कुछ ऐसा कागज पे लिख के दें जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि खानदान को धमकी दो तो फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ना हमने किसी के खानदान को धमकी दी है, ना हम धमकी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने दी है, ही वेरी मच सेड दिस कि इनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको खबरदार करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादती का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो ये ज्यादतियों के सिलसिले का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था यू हैव टू पे फॉर दिस। जी, मैंने आपको बड़ी तसल्ली से उनके बयान का कॉन्टेक्स्ट समझाया है। धमकी का क्या कॉन्टेक्स्ट, खानदान को धमकी का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? हसन खावर साहब, किसी के खानदान को धमकी का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? तो आप फैसला सुना देना। आप तो मेहमान बुला के बात ही नहीं सुनना चाह रही, आप बात सुन ले फिर अगला सवाल पूछे। आपने बात आप कह रहे हैं आपने धमकी नहीं दी। नहीं, आप मेरी बात सुन लेना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको धमकी का कॉन्टेक्स्ट समझा दिया है। उसके बाद भी अगर वो आपको धमकी लगती है, ये आपकी जाती राय हो सकती है, ये फैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आप इस बात पे प्रोग्राम नहीं करना चाह रही कि इस वक्त जो कानून की धज्जियां हवा में उड़ाई जा रही हैं, हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी आपको परवाह नहीं। आपको पता है, एज ए जर्नलिस्ट आपको पता है इस वक्त कि अवाम के साथ कौन है और अशराफिया के साथ। हसन खावर साहब, मैं तो बहुत इज्जत के साथ आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि सर इनके खानदानों को, तो इसका पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है? इस खानदान की इसकी रेलेवेंस, इसके यूज की रेलेवेंस क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक बात समझाई है, मैं फिर समझा, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। मैंने आपको ये कहा है कि जमहूरियत के अंदर एक लिमिट है। उनका बयान ये था कि आप जो है कानून और आइन के दायरे में रहें, वरना लोग जो हैं वो भी उससे बाहर निकल जाते हैं। वो एक कॉन्सिक्वेंस उनको बता रहे हैं, धमका नहीं रहे। वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या वो कानून के मुताबिक हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि आप जो भी, अगर एक जमहूरी हुकूमत हो, जमहूरी जो पार्टीज हैं उनको एक दायरे के अंदर रहना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि लोग पर्सनल ना हो और ना ही पर्सनल करना चाहिए। और यही उनकी बात थी कि आप जो आप किरदार है वो अदा करें। ठीक है, ये बात है बेसिकली। ठीक है, राना एहसान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, बात फिर वही रिपीट हो जाएगी। यहाँ इस मुल्क का मसला ये है कि आप जिसकी मर्जी इज्जत उछालें, जिसको मर्जी धमकाएं। यहाँ जो है वो हर बंदा कहता है कि हम राइट पे खड़े और हम जो बात कर रहे हैं वो हक की है, और जो ये अदारा है चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे उसका सियासी कोई लेन देन ना हो, लेकिन आप उसको जो है अटैक किया जाता है। और वो और फिर जब आप खानदान को भी ऐड कर लें तो मैं समझता हूं कहीं कानून ने लाइन ड्रॉ करनी है। जो ये बात किया गया कि हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कहां उड़ाई? अब अगर बंदे को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट उसके घर में जाके उसको अरेस्ट करना है, और एफआईआर कटी है कोई बिला वजह। और यहां मैं फिर रिपीट करूंगा कि कोई नैब के काले कानून के पीछे नहीं ये किया जा रहा कि एसेट बियॉन्ड नीड का केस बनाया और 9 महीने जेल में डाल दिया। ये तो ये करते रहे, जाली हीरोइन का केस बनाते रहे। लेकिन राना खान साहब, ये जो सब हुआ इससे इनको मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है कि अब इनकी बारी है। नहीं, कोई मैसेज ये जाता है कि आप लोगों के खानदान वालों को, जो अफसर है उनके खानदान वालों को धमकियां नहीं दे सकते। ये मैसेज जाता है कि देयर इज अ लाइन। आप अदारे पे हमला, आप क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा अदारे को। इन्होंने कहा कि इसको आग लगा देनी चाहिए, क्या तब उन्होंने ये एफआईआर कटवाई? उन्होंने कहा कि ये बिकाऊ माल है, ये बिक जाते हैं, तो तब अदारे ने उनको समन किया, इन्होंने माजरत कर ली कि हमने तो ये मतलब ही नहीं था बयान का, ये तो हम कह ही नहीं रहे थे, हमारे बयान का तो मतलब ही कुछ और था। जैसे अवाम बेवकूफ है। आज ये इन्होंने अदारों, उनके अफसरों के जो खानदान वालों को धमकियां लगा दी। अब ये कह रहे हैं कि इनका ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, कॉन्टेक्स्ट ही और था। तो भाई यहां जब हम कॉन्टेक्स्ट की डिटेल में जाना शुरू हो जाए तो वो आप जो मर्जी बयानियां दे दें कि वो तो ये कह ही नहीं रहे थे, मकसद ही कुछ और था, लेकिन सबने सुना क्या कहा गया। अब बात यह है
कि अदालतें खुली हैं, अदालतें अब लाहौर हाई कोर्ट ने बुला लिया है। ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के सामने कंटेम्प्ट की जाए, उधर जरूर कल पेश कर दिया जाएगा या कल जो भी वो जो चलेगा मामला उसके सामने होगा। ये तो शुक्र है कि सिंध हाई कोर्ट ने नहीं बुलाया, वो भी बुला लेते तो वहां भी चले जाते। तो यहां तो एक पूरा मिक्सअप है कि अदालतें भी जो हैं वो अपनी इंटरवेंशन कर लेते हैं, फिर ईसीपी की अलहदा मामलात होते हैं, फिर आगे इस्टेब्लिशमेंट के अलहदा मामलात होते हैं। ये तो जंगल बना हुआ है और इस जंगल के अंदर आप जो चीज हाथ लगाएं। कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हसन खावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज गिल के केस में भी हमने देखा कि पीटीआई को थोड़ा मुश्किल हो रही थी डिफेंड करने में। आज़म सवाती का भी एक अलग नौयत का केस था। इन दोनों केसेस से आपको मिला क्या, पॉलिटिकली आपने गेन क्या किया, और आप समझते हैं कि एक कॉलीग की हैसियत से यू आर ट्रूली एबल टू डिफेंड व्हाट फवाद चौधरी सेड? देखिए, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ तीसरी दफा कि फवाद चौधरी साहब की बात के ऊपर मेरी एक राय है और मुझे एक मतलब समझ आया है। अगर इलेक्शन कमीशन की इससे जो हिफाजत इज्जत है वो मजरू हुई है, वो शौक से अपने केस करें। मैं तो ये कह ही नहीं रहा। अगर वो समझते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, किसी ने भी की हो, किसी की नजर में एक कानून के अंदर तरीका है, लेकिन ये कहना कि कानून की धज्जियां नहीं उड़ी या नहीं उड़ रही या पीछे हुकूमत नहीं है या ये सियासी केस नहीं है, ये तो कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कौम बेवकूफ है। आपने खुद बताया है कुछ इनकी पार्टी ने अपने जो ऑफिशियल हैंडल से लिखा है, वो तो खुद उसको सियासी रंग दे रहे हैं। हमने क्या देना है, वो तो खुद सियासी रंग दे रहे हैं। आप इन लोग की लीडर्स हैं, उनकी बात तो सुने। कहना चाहते हैं प्रिंसिपल बात ठीक की कि जी नहीं देना चाहिए, पर इनकी पार्टी दे रही है ना। अब ये तो आपके सामने है और हम ये बहस कर रहे हैं कि जी उनकी स्टेटमेंट जस्टिफाइड थी कि नहीं। मैंने जो उनकी स्टेटमेंट सुनी है, मुझे पता है उस बात का क्या मतलब था। हसन खावर साहब, मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी की सपोर्ट में तो कोई निकला नहीं। फवाद चौधरी साहब की सपोर्ट में पूरी पार्टी निकलेगी, ये आप देखेंगे। उसकी वजह ये है कि फवाद साहब जो है वो पार्टी की आवाज हैं और फवाद साहब एक बहादुर आदमी है और ये पूरी पार्टी जो है बहादुर लोगों से भरी है। आप परवाह ना करें, फिक्र ना करें, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। लेकिन पार्टी पीछे तो खड़ी है पर नजर नहीं आ रही ना। आपको नजर नहीं ना आ रही, आपको तो सिर्फ उनकी बयान के अंदर वो धमकी नजर आती है। हसन खावर साहब, ये क्या वजह है कि आपके सपोर्टर फौरन नहीं आते ना सड़कों पे, वो वाइब फौरन नहीं आती? उसकी वजह यही है। फवाद चौधरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेंबर्स ऑफ योर पार्टी, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन मिलियंस में लोग निकले नहीं सड़कों पे। उनकी गिरफ्तारी के बाद निकलने चाहिए थे। देखिए, बात यह है कि लोगों को समझना पड़ेगा ना कि लोगों के लिए जंग लड़ी जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग अगर आज लोग आपको सड़क पर कम नजर आएंगे, 1000 नजर आए, 10 नजर आए, कल को उन्होंने अपनी राय का इजहार तो करना है ना। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग आज पीसफुल वोटर है वो इनकलाबी बन जाए। बेसिकली आपका सवाल ये है कि लोग इनकलाबी क्यों नहीं बनते। तो ये बन इनकलाबी तो इमरान खान बनाना चाह रहे थे। फिलहाल इमरान खान से ज्यादा इनकलाबी कोई है नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये रविश हुकूमत ने जारी रखी तो इंशाल्लाह ये पूरी कौम को इनकलाबी ही बना देंगे। ये सेरा ही नहीं कि सर बंधेगा। जब लोग इनकलाबी बनने के लिए आते हैं इस्लामाबाद, फिर आप कहते हैं मैं अभी वापस जा रहा हूँ, 6 दिन बाद आऊंगा, फिर आप नहीं आते, कहीं माँ लगा देते हैं। तो इतने लंबे लंबे ब्रेक्स के साथ इनकलाब कैसे आएगा सर? अगर वो बात आपने करनी है तो फिर आप पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ। फिर आपने एयर करनी है अपने चैनल पे, पूछे सवाल। जी बोलिए। की बात आप कर रही हैं, बोले आप किस इंसिडेंट की बात करिए, आप बताएं। मैं आपसे कह रही हूँ कि इमरान खान जब आए थे इस्लामाबाद तो उसके बाद फिर लोग सब पहुंच गए इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, 6 दिन के बाद आऊंगा, फिर वो कई माह लग गए उन्हें आने में। आप पिंडी वाले जलसे की बात करिए कि इस्लामाबाद वाले? मैं आपकी लॉन्ग मार्च की बात करी। आपको मैं लॉन्ग मार्च का बता देता हूँ। लॉन्ग मार्च के अंदर अगर उस दिन खान साहब इस्लामाबाद आ जाते तो आपके मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना था। उन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए वो उस दिन इस्लामाबाद नहीं आए। ये तो खैर टीवी पे चल चुकी है बात, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। लेकिन फिर इनकलाब तो ऐसे ही आएगा ना हसन खावर साहब, यही तो इनकलाब है कि डरना नहीं है। बात करनी है। हाँ। नहीं तो अगर आपको पता तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता इस बात का? मैंने कहा ये तो एवरीबॉडी सेज दिस, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी तो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए ना। आप तो इनकलाबी है, यही तो आपसे कह रही हूँ कि जो इनकलाब है वो ब्रेक्स में नहीं आता। जब इनकलाब में इतनी लंबी लंबी ब्रेक्स है, इनकलाब कैसे आएगा? नहीं तो हम सियासी पार्टी हैं। आप क्या चाहती हैं कि लोग इस मुल्क के साथ जो मर्जी करें हम करने दें? हम सियासी जमात है ना, हम मार्शल लॉ नहीं लगवाना चाहते। लेकिन मैं आपके सपोर्टर की साइकी के तहत आपसे बात कर रही हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा बेचारा कि इनकलाब कैसे आएगा।
मैं आपसे सवाल पूछ इतनी रहा हूँ, dates के अगर बाद। आपके ख्याल में हमें पता था इस्लामाबाद आने से उस दिन मार्शल लॉ लग जाना था, तो आ जाना चाहिए था आपके ख्याल में, आप ये कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि क्या आप कह तो रही हैं आप? लीडर है ना, आप डरते थोड़ी है मार्शल लॉ से। नहीं, डरते नहीं है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना लीडर्स के पास। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जिस रविश पे हुकूमत चल पड़ी है, वो तो ये चाहते हैं कि जैसे आप सवाल पूछ रही हैं, बेसिकली जो आपके सवाल है ना, उनके अंदर जो मुझे एक नजर आ रहा है ना छुपा हुआ मैसेज, वो ये है कि जी कौम बाहर निकल के कानून को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती। नहीं, ये मेरा कोई आपका काम ही सवाल नहीं कि बड़ा मैं कौम डेंजरस को है बोलूं वैसे। कि वो कानून मेरा अपने सवाल हाथ पे में ले, गौर कर लें। लेकिन कौम इंतजार, जो आपका सपोर्टर है वो, मैं दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो आप कह रहे हैं कि हम कभी आप अपने वोटर को इनकलाबी बनने का मैसेज देते हैं, कभी पीसफुल बनने का मैसेज देते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं कर रहे आप अपने वोटर को? हम अपने वोटर को कभी कानून को हाथ में लेने का मैसेज नहीं देते, कभी भी। देखिए, हम इस मुल्क में जमहूरी पार्टी है ना, अगर हसन खावर साहब आपकी जमहूरी नाकिदीन पार्टी का कहते उसमें क्या हैं, बनेगा? हसन खावर साहब आपकी नाकिदीन कहते हैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर नाउ। मुझे बताएं, वो कहते हैं कि जी बड़े कंफ्यूज हैं आप लोग। फिर इसीलिए राजा परवेज आज अशरफ साहब ने आपको दोबारा बाउंसर दे दिया, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए कि इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। आपके ख्याल में भी हम कंफ्यूज हैं? आप अपना सवाल पूछे ना, जी आप क्या क्या समझती हैं? मैं तो सवाल कर रही हूँ, मेरा काम सवाल नहीं, करना। सवाल करे ना भाई, नाकिदीन आप तो बड़ा कुछ मुझसे, कहते हैं। मैं पीटीआई नहीं हूँ, आप पीटीआई हैं। मैं जवाब दूंगा ना, लेकिन मुझसे आपके क्यों सवाल का लेंगे जवाब सर दूंगा जी, ना। वो तो मेरा देखिए, काम मेरी है। बात सुनो। फिर आप इधर आ जाए, मुझे उधर जाने दें। वैसे आपके लीडर मैं तो अलाउ आपसे नहीं पूछ करेंगे। रहा हूँ। जी। आप सवाल ये मुझे पूछे ना, आप समझती हैं कि कंफ्यूज स्ट्रेटजी, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। नाकिदीन तो कई बातें करते हैं, ये भी कहते हैं कि नहीं है जो हमारे सपोर्टर्स हैं। इस तरह तो हम सारे सवालों के आप बताएं ना। लेकिन मुझे बताएं, बताएं, अच्छा पूछ लें सवाल, क्या पूछ लें आपने मुझसे? पूछ लें सवाल। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके समझती हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कंफ्यूज है, तो आप बताएं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जी, मुझे लगता है कि कंफ्यूज है। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि अगर कंफ्यूज स्ट्रेटजी है, तो इस वजह से ये हाल हुआ है कि 9 महीने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी और सबसे मकबूल पार्टी बन गई है। सारे ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हमने जीते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर इमरान खान है। या लोग इमरान खान के साथ हैं, या उनका बयानिया इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं है। अगर आप इसको कंफ्यूज स्ट्रेटजी कहती है, तो फिर मुझे आप कंफ्यूज लग रही हैं। सर जी, 2 असम्बलियां आप तोड़ते हैं, एक में जाने की कोशिश करते हैं, फिर वो कहते हैं आपने नहीं आना, फिर आप कहते हैं हमने वापस आना था, हमें आने क्यों नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन। मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप जरा समझे ना पॉलिटिक्स। बात ये है, पॉलिटिक्स तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे होती है सर, सड़कों पे तो एहतजाज होते हैं। आपकी राय है ना, आपकी राय नहीं है, फैक्ट है ना, फैक्ट है। तो क्या कानून में मना है? जमहूरियत में मुजाहरे और सड़कों पे आना मना है आपके ख्याल? लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी रहेगा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे रहेगा। मेरी बात सुन, दुनिया में सारे इनकलाब और सारे चेंजेस जो थे वो पार्लियामेंट के फ्लोर से आए थे। आई बिलीव अलोंग विद द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल नहीं, आप जरा हिस्ट्री पढ़े ना, तो आपको पता चले कि दुनिया में चेंजेस आते कैसे हैं। लेकिन आप ये चलिए हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन आपके तो आपके अपने साथी थे, वो आपको कन्विंस करते थे कि रिजाइन ना करें। रिपोर्टरली फवाद चौधरी कहते थे कि रिजाइन नहीं करें। क्या कहते थे फवाद चौधरी? कि रिजाइन नहीं करें पार्लियामेंट से। देखिए, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। 11 अप्रैल को 127 लोगों ने इस्तीफा दिया नेशनल असेंबली से, और इस उम्मीद से दिया कि कानून के मुताबिक वो इस्तीफे मंजूर होंगे। इन्होंने 11 सीटें पिक की, जिसमें इनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। हसन खान साहब, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें, सवाल का जवाब दे दें। फिर चूंकि राना साहब सिर्फ मुस्कुरा ही रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है कि वो मुस्कुराने के लिए नहीं आए थे मेरे प्रोग्राम में, हमने बात भी करनी थी, लेकिन मुझे जाना है उनकी तरफ। मुझे ये बता दें कि जब राजा परवेज अशरफ साहब ने इस्तीफे मंजूर किए मजीद 43, तो आपको बुरा क्यों लगा? आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, आप मुझे टोक देती हैं जी। आपको जवाब दे रहा हूँ ना। 11 पहले इन्होंने मंजूर किए, उसके बाद बाकी इस्तीफों के ऊपर ये चुप करके बैठ गए। अब जब इनको खतरा पड़ा कि शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और इनके पास अपनी सपोर्ट नहीं है, और वो जो इन्होंने हमारे गैर इस्तेमाल शुदा 20 लोटे खरीद के रखे हुए थे वो किस तरह इस्तेमाल होंगे, तो ये करने के लिए कि वो उनका वोट अपने हक में यूज कर सके, उन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर करने लग गए। हमने उस वक्त आखिर में ये कहा था, और अभी भी ये बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, दिस इज देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज योर, दिस वाज देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, दिस वाज देयर, व्हाट इज योर मूव? अभी हमारे जो सारी रिजर्व सीटें हम दोबारा नॉमिनेशन देंगे, हम हमारे पास दोबारा ज्यादा 34 लोग आ जाएंगे, फिर वो लोटे नहीं हो सकेंगे।
तो फिर वही ना गलती के छोड़ना ही नहीं चाहिए था, शहबाज शरीफ को हटाने के लिए फ्लोर में होना चाहिए था, तो इनकलाब कैसे आएगा सिर्फ सड़कों से नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर को। सो आई थिंक वी केम ऑन द सेम पॉइंट। अब मेरे साथ ही रहिएगा। यू केम ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है, आई डिड नॉट कम ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, मुझे लगता है कि हम दोनों समझते हैं पार्लियामेंट की अहमियत। अच्छा राना एहसान साहब, मैं समझता हूँ कि मैं आपको समझाने में कासिर रहा हूँ। नहीं, मुझे समझ आ गया। आई टोटली रिस्पेक्ट यू, आई लव टॉकिंग टू यू। जी राना एहसान साहब, आप मुझे बताइएगा कि अभी आप लोग क्या करेंगे? ये तो बहुत केओटिक होता जा रहा है अगर ऐसी गिरफ्तारियां एनी रीजन होती रही तो। देखें, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो बुला लिया है, तो इनको मेरे ख्याल से अगर ये बेलेबल हुआ, इनको बेल भी मिल जाएगी। और अगर ये जाली केस हुआ, गलत बुनियादों पे हुआ, तो फिर ये कोर्ट्स इनको जो है वो इस केस को क्रश कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि यहां मैं फिर रिपीट करूंगा, एटलीस्ट काले कानून के तहत, जिस तरह नैब के कानून थे एसिड बियॉन्ड मीन में 8-8, 9-9 महीने हुकूमत जो है वो इनको जेलों में नहीं डाल रही, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। यहां कोर्ट खुली है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो सुओ मोटो ले लिया या किसी ने पिटीशन दायर की, उन्होंने समन कर दिया, तो इनको रिलीफ मिल सकती है अगर ये जाली केस हुआ तो ये। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये हमारा तो केस ही नहीं है, हम तो इसके अंदर मुद्दई है ही नहीं। यहाँ तो एक अदारे ने, और जैसा माजी में भी हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान अपने बयानात में माफी मांग चुके हैं, तो प्रोबेबली इस दफा भी फवाद चौधरी माफी मांग रहे हैं और मामला रफा दफा हो जाए। बिल्कुल, ये तो अब कोर्ट और फवाद चौधरी का मामला है और ईसीपी का मामला है। उसके अंदर जो बहस होगी, जो कंक्लूजन निकलेगी, हम तो बाहर खड़े देख रहे हैं। और उसके ऊपर देखें, जो आज ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि जिस तरह कोई डिक्टेटरशिप आ गई, कोई फाशिस्ट हुकूमत आ गई, ये लोगों को बताने की जरूरत है कि इसमें हुकूमत का कोई अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब और हसन खावर साहब इन प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह।